दोस्तों वो कहते हैं ना, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। ये बात सही साबित होती हुई दिख रही है। निमिषा प्रिया के नाम पर 35 लाख चंदा लिया और फिर वो पैसा ही खा गया। पहले निमिषा प्रिया के नाम से इंटरनेशनल काउंसिल बनाया गया, फिर उसमें चंदा आया और एक शख्स सैमुअल, जिस पर आरोप लग रहा है कि उसने आखिरी वक्त में नर्स निमिषा को धोखा दे दिया। 35 लाख का चंदा वो हजम कर गया। जी हाँ, वही निमिषा जिसके लिए ग्रांड मुफ्ती ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, कैसे भी करके भारत की निमिषा को बचा लिया जाए यमन में। उसी निमिषा को सैमुअल ने धोखा दे दिया। सैमुअल पर पैसा हड़पने का आरोप किसी और ने नहीं बल्कि मेहदी के परिवार ने लगाए हैं। वही मेहदी जिसकी हत्या निमिषा ने की थी, जिसके इल्जाम में उसे यमन में फांसी हुई है। पूरी कहानी बताते हैं, पहले जरा आप सैमुअल का खेल को समझिए। दरअसल दोस्तों, निमिषा प्रिया को बचाने में जुटे निमिषा सेव इंटरनेशनल काउंसिल के लोग आपस में ही सिर फटौल करने लगे हैं। चंदा और क्रेडिट की लड़ाई ने काउंसिल के भीतर बवाल खड़ा कर दिया है। तलाल आब्दो मेहदी के परिवार ने काउंसिल के सदस्य सैमुअल जोरेम पर चंदा खाने का आरोप लगाया है। दोस्तों, दी हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक मेहदी के भाई ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर सैमुअल पर ब्लड मनी के लिए 35 लाख रुपए फर्जी तरीके से वसूलने का आरोप लगाया है। इन पैसों के बारे में निमिषा के परिवार को भी नहीं बताया। सैमुअल काउंसिल का मेन सदस्य है जो यमन की राजधानी सना में ही रहता है। मृतक के भाई ने जैसे ही सैमुअल पर पैसा खाने का आरोप लगाया, वैसे ही निमिषा इंटरनेशनल काउंसिल हरकत में आ गई। काउंसिल के लीगल एडवाइजर के मुताबिक सैमुअल को काउंसिल से हटा दिया गया है। दरअसल दोस्तों, सैमुअल ही अब तक मृतक मेहदी के परिवार से बातचीत में अहम भूमिका निभा रहा था। सैमुअल फिलहाल यमन में ही मौजूद है। मेहदी परिवार के मुताबिक उसने खून के नाम पर दलाली की है, जिसका उसके पास ठोस सबूत भी है। निमिषा के जेल जाने के बाद वही इस केस में सबसे ज्यादा एक्टिव था। कई बार उसने निमिषा से जेल में मुलाकात भी की। निमिषा केस में सबसे मुखर वक्ता सैमुअल ही था। इसीलिए कहा जाता है ना, मुझे अपनों ने ही लूटा गैरों में कहाँ दम था। सेम यही चीज साबित हुई है। सैमुअल पे जब पैसा आने लगा, उसको छोड़ाने का टाइम आया, तो अब ये चीज सामने आई कि सैमुअल ने 35 लाख रुपए खा लिए और एक तरह से इस केस को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। दरअसल दोस्तों, निमिषा प्रिया की जान ब्लड मनी पर बातचीत को लेकर बची है, लेकिन सैमुअल की वजह से सब कुछ बर्बाद हो सकता है और मामला फिर से निमिषा की फांसी तक भी जा सकता है। दोस्तों, आखिर निमिषा प्रिया का पूरा केस क्या है, चलिए इसको एक एक करके अच्छे से स्टडी करते हैं। दरअसल दोस्तों, साल था 2008। केरल में एक गरीब परिवार था जिसमें बस एक माँ और एक बेटी थी। बेटी का नाम निमिषा था। निमिषा की माँ दूसरे घरों में काम किया करती थी। निमिषा अपनी माँ को दूसरे के घरों में रोज काम करते हुए देखा करती थी। निमिषा सोचती थी कि एक दिन वो घर की माली हालत को सुधार देगी। निमिषा पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी, जिस वजह से उसकी माँ उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रही थी। जैसे तैसे उन्हें आधी अधूरी पढ़ाई पूरी की। फिर किसी तरह लोगों और एनजीओ की मदद से निमिषा ने नर्सिंग डिप्लोमा का कोर्स कर लिया। निमिषा ने नर्सिंग का कोर्स तो कर लिया, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे केरल में नौकरी नहीं मिली। इसी बीच निमिषा और उसकी मां को पता चला कि यमन में नर्सों के लिए अच्छे मौके हैं और वहां आसानी से नौकरी भी मिल जाती है। न चाहते हुए भी निमिषा की मां ने अपनी बेटी को यमन भेजने का फैसला किया और 19 साल की निमिषा अच्छे भविष्य का सपना लेकर यमन पहुँच गई। यमन जाते ही निमिषा को देश की राजधानी सना के एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई। तब यमन में काफ़ी ज़्यादा शांति थी। नौकरी मिलते ही निमिषा माँ को बताती है कि उसके अब अच्छे दिन आने वाले हैं, मतलब दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि उसे सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई है। दोस्तों, उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर 3 साल के बाद निमिषा अपनी शादी के लिए कोच्चि वापस आती है। निमिषा की शादी ऑटो चलाने वाले एक लड़के टॉमी थॉमस से हुई और शादी के बाद वो पति के साथ यमन फिर से लौट गई। यमन में पहुंचकर निमिषा ने अपना काम जारी रखा और थॉमस ने भी नौकरी ढूंढ ली। थॉमस को कोई अच्छी नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक इलेक्ट्रीशियन ने उन्हें अपना असिस्टेंट बनाकर रख लिया। वक्त बीतता गया धीरे धीरे। उसके बाद आ गया साल 2012, जब निमिषा ने एक बेटी को जन्म दिया।
बेटी के आने से घर में खुशियां तो आई, लेकिन दोनों वर्किंग पेरेंट्स, बेटी की देख रेख में काफ़ी मुश्किल होने लगी। थॉमस को सैलरी भी काफ़ी कम मिलती थी, जिससे आर्थिक दिक्कतें भी फिर बढ़ने लगी। ऐसे में थॉमस अपनी बच्ची की परवरिश के लिए 2014 में उसे लेकर वापस केरल लौट आए। इधर थॉमस बच्ची के साथ देश लौटे और उधर यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया और भारतीयों को यमन के लिए नए वीज़े मिलने भी बंद हो गए। गृह युद्ध की शुरुआत में यमन के हालत ज़्यादा ख़राब नहीं थे और बेटी से दूर निमिषा सोचने लगी कि कैसे वो अपनी कमाई बढ़ाए ताकि पति और बच्चों को आराम के साथ रख सके। इसके लिए निमिषा ने खुद का क्लिनिक खोलने का फैसला किया, लेकिन यमन के कानून के मुताबिक अगर किसी विदेशी को यमन में अपना बिजनेस करना है या खोलना है तो उसे किसी लोकल शख्स के साथ पार्टनरशिप करनी ही पड़ेगी। और दोस्तों, इसी के साथ बर्बादी की असली कहानी शुरू हुई। निमिषा यमन में किसी को ज़्यादा जानती नहीं थी, तभी उसे ख्याल आया मेहदी का। वही मेहदी जिसकी पत्नी ने उसी सरकारी अस्पताल में अपना बच्चा जन्मा था जहां निमिषा काम किया करती थी। मेहदी और उसके परिवार से निमिषा की जान पहचान अच्छी हो गई थी। मेहदी कपड़े की दुकान चलाकर अपना गुजारा करता था। निमिषा ने मेहदी के सामने साथ मिलकर क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव रख दिया तो वो मान गया, क्योंकि वो कपड़े की दुकान चलाता था। उसे भी लगा कि इससे मेरी भी तंगी दूर होगी। उसके बाद निमिषा ने मेहदी के साथ मिलकर क्लिनिक की शुरुआत कर दी। निमिषा का क्लिनिक 14 बेड का था दोस्तों। उसका नाम रखा गया अल अमान मेडिकल क्लिनिक। निमिषा ने इसी दौरान बेटी और पति को यमन बुलाने की कोशिशें भी शुरू कर दी, लेकिन तभी यमन में गृह युद्ध और ज़्यादा तेज हो गया और भारत सरकार ने यमन की यात्रा पर ही रोक लगा दिया। दोस्तों, भारत सरकार ने यमन में रह रहे अपने 4600 नागरिकों को बाहर भी निकाला, लेकिन निमिषा ने अपना नया क्लिनिक छोड़कर भारत लौटने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत बड़ा कर्जा था जिसे उन्होंने क्लिनिक खोलने के लिए लिया था। ऐसे में वो भारत नहीं लौट सकती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यमन में रहना उसकी जान पर बनाएगा। दरअसल निमिषा का क्लिनिक अच्छा चलने लगा था और इसी बीच मेहदी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने सबको बता दिया कि निमिषा उसकी पत्नी है और क्लिनिक से होने वाली सारी कमाई उसने निमिषा से छीनना भी शुरू कर दिया। मेहदी ने उसका पासपोर्ट तक छीन लिया था ताकि वो यमन से भाग न सके। वो ड्रग्स लेता था और निमिषा को टॉर्चर भी किया करता था। उसने कई बार बंदूक की नोक पर निमिषा को धमकी भी दी। उसने क्लिनिक के सारे पैसे रख लिए और निमिषा के गहने भी जबरदस्ती करके छीन लिए। दोस्तों, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर निमिषा ने सना की पुलिस में इसकी शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने मेहदी पर कोई कार्रवाई करने के बजाय निमिषा को ही अरेस्ट कर लिया और उसे 6 दिन तक जेल में रखा। जेल से निकलने के बाद निमिषा पर मेहदी के अत्याचार और ज़्यादा बढ़ गए। इसी बीच जुलाई 2017 में निमिषा की जान पहचान अपनी क्लिनिक के पास रहने वाली जेल की वार्डन से हो गई। वार्डन ने निमिषा की कहानी सुनकर उसे सुझाव दिया कि वो बेहोशी की दवा की मदद ले सकती है, मतलब कि वो मेहदी को बेहोशी की दवा चाय में मिलाकर या किसी तरीके से दे दे और वो बेहोश हो जाए तो उसने जहाँ पे उसका पासपोर्ट छुपा रखा है वो वहाँ से निकाल ले और उसके बाद वो चली जाए। परेशान निमिषा किसी भी तरह अपना पासपोर्ट हासिल कर अपने देश वापस भाग जाना चाहती थी। कोई भी यही चाहेगा और इसी कारण उन्होंने मेहदी को बेहोशी की दवाई तक दी, लेकिन मेहदी ड्रग्स लेता था जिससे उस पर बेहोशी के दवा का कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में निमिषा ने उसे दूसरे दिन फिर बेहोश करने की कोशिश की और इस बार बेहोशी की दवा का डोज थोड़ा ज़्यादा रखा, लेकिन डोज मेहदी के लिए इतना ज़्यादा हो गया कि वो हमेशा के लिए ही बेहोश हो गया। मिनटों में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद निमिषा काफ़ी ज़्यादा डर गई। उसने मेहदी के शव के टुकड़े किए और वाटर टैंक में डाल दिया। इसके बाद वो वहाँ से फरार हो गई। मेहदी की मौत के लिए निमिषा को जिम्मेदार बताया गया और उसकी तलाश शुरू की गई। निमिषा 1 महीने बाद सऊदी अरब की सीमा के नज़दीक यमन से गिरफ्तार कर ली गई और उसे जेल में बंद कर दिया गया। साल 2020 में एक स्थानीय अदालत ने निमिषा को मौत की सज़ा सुनाई। इधर भारत में निमिषा के परिवार ने स्थानीय अदालत के फैसले को यमन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी। याचिका 2023 में खारिज कर दी गई, जिसके बाद जनवरी 2024 में यमन के हूती विद्रोहियों के शीर्ष राजनीतिक परिषद ने निमिषा के फांसी को मंजूरी दे दी। इसके बाद निमिषा की मां अपनी बेटी को बचाने की कोशिशों में किसी तरह यमन पहुंची और उन्होंने किसी स्थानीय मध्यस्थ के जरिए मेहदी के परिवार से बातचीत शुरू की।
निमिषा को बचाने का दोस्तों एक ही रास्ता था और वो है मेहदी के परिवार का निमिषा को ब्लड मनी के बदले में माफ़ करना। मतलब समझ जाइए कि अगर ब्लड मनी मतलब अगर उसको उतना जितना वो मुआवजा मांगते हैं उसका और वो पैसा उस परिवार को मिल जाता है तो वो माफ़ कर सकते हैं। ये नियम है वहाँ का, यमन का। वहीं दोस्तों इसी 16 तारीख को निमिषा को फांसी होने वाली थी, इसी 16 तारीख को, लेकिन केरल के मुफ्ती मुस्लियार ने कुछ दिन के लिए इसे टलवा दिया। इसके बाद निमिषा प्रिया के वकील और उसके परिजनों को कुछ वक्त मिला, लेकिन सैमुअल की वजह से फिर से सब कुछ गड़बड़ हो गया। दोस्तों यमन कानून के मुताबिक निमिषा की जान तभी बच पाएगी जब ब्लड मनी को लेकर तलाल परिवार यानी मेहदी का परिवार बातचीत करेगा और वो माफ़ कर देगा निमिषा को, तो फिर वो उसकी जान बच सकती है। दोस्तों यह है पूरी कहानी। इस पूरे मामले पर आपको किसकी गलती लगती है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।